इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जो परेशान ना हो, और ना ही कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो। और लक्ष्य चाहे भले ही कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होकर ही गुजरते हैं। तो इसीलिए तू लक्ष्य को देखकर हैरान ना हो। तो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई निखिल दा भाई फिर से हाजिर हूं लेकर के आपके सामने एक नया चैप्टर सेंटर ऑफ मास, और हम इसका देखने जा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, आज हम सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का जो लेक्चर रहेगा वहां पे हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। और थोड़ा सा टफनेस थोड़ी सी और बढ़ जाती है यहाँ पर। कुछ टाइप के सवाल जो होते हैं वो बड़े ही टफ होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। तो आप ये जानते हो कि हमने अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया है। अब वो एक्सेलरेशन हो सकती है, वेलोसिटी हो सकता है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अलग अलग तरह की क्वांटिटीज हैं जो कि हमने पढ़ ली हैं अभी तक। अब बात ये आती है कि अगर एक पार्टिकल की जगह बहुत सारे पार्टिकल हुए तो क्या होगा। तो हमको ये समझ में आता है, जैसे कि मैं कहूं, मान लीजिए कि अपने पास ये पार्टिकल है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1। इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 वेक्टर साइन के साथ। ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल मैंने कहा m2, तो तुम कहोगे सर इसकी भी अगर कुछ वेलोसिटी है v2, इसका भी मोमेंटम आप m2 v2 करके निकाल लेंगे। और ऐसे करते हुए अगर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स की, आपको यह समझना चाहिए इन सब पार्टिकल्स का अपना अपना मोमेंटम हो सकता है। अगर आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो अब अगर आपसे कहता है कि बताइए सभी पार्टिकल्स का मिलाकर के मोमेंटम आएगा कितना, तो आप कहेंगे सर सीधी सी बात है यार, इंडिविजुअल मोमेंटम निकालो और उन सबको ऐड कर दो। अगर वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, और वही क्वांटिटी अगर स्केलर है तो हम स्केलर तरीके से ऐड कर देंगे। मतलब ये, जैसे मान लो यहां अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती पूरे सिस्टम की, तो मैं हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर, ऐसे करते करते हाफ mn vn स्क्वायर, इन सभी को मैं ऐड कर देता। और वहीं अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मैं सभी को वेक्टोरियली ऐड कर देता। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है तो वेक्टर एडिशन, और अगर स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है तो स्केलर एडिशन। ठीक है, ऐसा ही हम करते हैं। अब बात यहां यह आती है कि फिर सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जरूरत इसलिए ही पड़ रही है, जब एक से ज्यादा पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें कुछ क्वांटिटीज के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि भाई साहब, आपको सबका अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करें, इनमें से किसी एक पॉइंट का जो है मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, या उस क्वांटिटी को फाइंड करना है तो किसी एक पॉइंट के लिए वो क्वांटिटी आप फाइंड कर लें, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी, क्या सभी क्वांटिटीज को सेंटर ऑफ मास की मदद से निकाला जा सकता है, या सिर्फ कुछ ही क्वांटिटीज को सेंटर ऑफ मास की मदद से निकाला जा सकता है, ये चीज हम सीखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, आज नहीं। तो सर फिर आज क्या सीखने वाले हैं? आज बस ये सीखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में होता कहां पे, उसकी पोजीशन कैसे निकाली जाए, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये चैप्टर पढ़ा जा रहा है। ये चैप्टर इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि कुछ क्वांटिटीज को अगर फाइंड करना है तो वो बहुत ही आसान बना देता है ये सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। कैसे, वो अगले लेक्चर में। आज क्या बात हो रही है, आज अपनी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ उसके कैलकुलेशन की। तो सेंटर ऑफ मास को अगर डिफाइन किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं,
COM अब कभी भी कहीं लिखा हुआ दिखे इस पूरे चैप्टर में तो समझ जाना मैं बात कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास की, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं COM ही लिखूंगा। COM या मतलब सेंटर ऑफ मास वो क्या है? इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसपे आप पूरे सिस्टम का जो टोटल मास था, जो कि बहुत बड़ा सिस्टम हो सकता है, उस पूरे मास को आप उस एक पॉइंट पे, किस पे, सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन फाइंड सम क्वांटिटीज बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और फिर आप क्या कर सकते हो, उस सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को यूज करके कुछ क्वांटिटीज आप फाइंड कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कैसे, वो सब आगे देखेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, किस तरीके से सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट किया जाता है, उसकी पोजीशन कैसे निकाली जाएगी। तो सबसे पहला केस है कि अगर ये बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, ठीक है, तो पार्टिकल्स आपके पास अलग अलग है। तो जैसा कि आप जानते हो कि भाई आपके पास कुछ एक्स एक्सिस होगी, कुछ आपके पास वाई एक्सिस है, और ऐसे ही फिर आपके पास है जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई यहां पर हमारा जो पार्टिकल है ये हो गया m1 और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x1 y1 z1। ऐसे ही हमारा कोऑर्डिनेट पार्टिकल हुआ m2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हुए कुछ x2 y2 z2। और ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल्स यहां पर हैं और इन सभी के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो लास्ट पार्टिकल है उसको मैंने कह दिया xn yn और zn। तो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई यहां पर आप जो है इसका x कोऑर्डिनेट निकालिए, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ओके। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप इसका x कोऑर्डिनेट निकालिए, तो हम x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? भाई x कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है। हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और ऐसे करते करते mnxn अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस mn। मतलब कुल मिला के अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये mn थोड़ा मैं इधर रख देता हूं, in। अब इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई जो HCM होगा वो आ रहा है अपने पास सिग्मा या समेशन, है ना। कई लोग कहते हैं सर आप सिग्मा क्यों बोलते हो, भाई इसको सिग्मा ही बोल देते। तो सिग्मा या समेशन ऑफ व्हाट, इट इज MI/XI। यहाँ पे I कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से n तक। इसका क्या मतलब है कि आप I की वैल्यू एक बार रखोगे 1 प्लस, फिर एक बार रखोगे 2 प्लस, फिर 3 प्लस, और कहां तक, n तक। तो ऊपर वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही इस चीज को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि समेशन MI और I आपका होगा 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, यहां पर बड़ी आसानी के साथ आप इस तरीके से इसको XCM को लिख सकते हो। अब मैं जानता हूं आप कह रहे होंगे सर फिर तो YCM भी ऐसे ही लिख देंगे। बिल्कुल हाँ, YCM भी ऐसे ही लिख देंगे। भाई कुछ आ जाएगा सिग्मा MI/YI अपॉन सिग्मा MI और I की वैल्यू 1 से n, I की वैल्यू 1 से n। और सिमिलरली आप Z कोऑर्डिनेट भी कुछ ऐसा ही बता सकते हैं कि Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है। तो ये भी आ जाएगा आपके पास सिग्मा MI/ZI अपॉन सिग्मा MI, जहां पर I की वैल्यू 1 से लेकर कितनी है, n तक है। तो ये आपका z कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। अब तुम कहोगे फॉर्मूला कहां से आया? तो ये फॉर्मूला जो है, मतलब जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया होगा उन्होंने ही थोड़ा बहुत चीजों को देखा होगा और उन्होंने पाया होगा कि ये वाली चीज जो है बार बार कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, तो क्यों ना इसका एक फॉर्मूला बना दिया जाए
और इसको जो है यूज कर लिया जाए। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा, हमने वर्क पावर एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी, अगर आपको याद होगा तो हमने वर्क पावर एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी। ठीक है, ध्यान से सुनना आप जो कहने वाला हूं मैं उस चीज को। क्या, अगर मैं कहता हूं कि आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सुनना पूरी बात। तो मैंने कहा कि आपके पास मान लीजिए एक पूरा जो है एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी किसी हाइट पे रखी हुई है, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो कि M1, M2, M3, M4, N5, M6, M7, M8, M9 ऐसे करते करते Mn। अब मैंने कहा यार जरा बताओ, तुमने बोला क्या ये तो बताओ। मैंने कहा यार पोटेंशियल एनर्जी निकालो इसकी रिजिड बॉडी की। तो इस रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल इसी रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। कहोगे सर देखो रेफरेंस लेवल आप बताओ कहाँ है। मैंने कहा ठीक है ये रहा रेफरेंस। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है अपने को? ओरिजिन, कि आप रेफरेंस कहाँ लेके चल रहे हो। अब आप कहोगे कि सर देखो फिर आप क्या कर लो ना, हाइट निकाल लो उस रेफरेंस से कि कितनी ऊंचाई पर, उस रेफरेंस से कितना ऊपर या कितने नीचे पार्टिकल्स है। तो आपने हाइट निकाल ली, मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताना इस रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप कहोगे सर उसमें कुछ खास नहीं है। आप देखिए, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस पूरे रिजिड बॉडी की, सर हम लिखेंगे M1 का आ जाएगा M1G/1, ऐसे ही M2 का आ जाएगा M2G/2, और ऐसे करते करते यहां आ जाएगा MN/N। इस टाइप की बात मैंने आपको वहां पर भी बताई थी, कहां? वर्क पावर एनर्जी। अब दूसरी बात कोई कहेगा कि ठीक है अगर आप ऐसा लिखना चाह ही रहे हैं, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख के रखता हूं, इसमें मैं क्या करता हूं कि ये M1 टोटल मास जो है, टोटल मास मतलब M1 प्लस M2 प्लस Mn, समझ रहे हो बात? टोटल मास से मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म, और टोटल मास से मैंने क्या कर दिया, इस पूरी टर्म को डिवाइड भी कर दिया। बोलोगे बट क्यों? मैंने कहा एक बार करके तो देखते हैं, अभी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, तो यहां क्या बचा हुआ है? ऊपर ऊपर जो आपके न्यूमरेटर में आप सीधे सीधे ये समझ पाओगे कि आप जी जो है वो तो बाहर ले लीजिए, जी बाहर ले लिया, ये डिवाइड किया, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस MNYN। अब अगर आप इस पूरी चीज को देखेंगे, ये आपको दे रहा है टोटल मास ऑफ दैट बॉडी। ये आपको दे रहा है टोटल मास ऑफ दैट बॉडी। वहां से आपके पास आ रहा है जी। अब इस वाली क्वांटिटी को अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये वाली क्वांटिटी क्या है? ऑब्वियसली ये है तो कोई पोजीशन, इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर में। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में है केजी मीटर और नीचे है केजी, तो केजी से केजी कटेगा तो वो आएगी मीटर, मतलब है तो कोई ना कोई पोजीशन। क्या मैं ऐसा नहीं बोल दूं कि एक तरीके से आपका उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है जिसपे अगर आप पूरी बॉडी को, ध्यान से सुनना, जिसपे अगर आप पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, आप अगर ये मान ले कि ये पूरी बॉडी ना होकर के एक पॉइंट मास है जो इस पॉइंट पे पड़ा है और जिसका कोऑर्डिनेट जो आ रहा है y, वो इतना आ रहा है, क्या इसकी मदद से आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल जाती? मतलब कोई अगर मुझे डायरेक्टली इस y इफेक्टिव की वैल्यू बता दे, ध्यान से सुनना, कोई अगर तुम्हें कहे कि यार ये सब कुछ ताम तुमड़ा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सीधे क्या करो, तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम्हें एक रिजल्ट बता रहा हूं, y इफेक्टिव जो आ रहा है, इसकी जो y आ रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हें सीधे बता दी जाए, तो क्या तुम इसकी मदद से सीधे पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते? सबको ऐड करने की जगह क्या ये आसान नहीं हो गई चीज? तो बस यहीं से आप देखो जरा क्या आ रहा है, क्या ये y कोऑर्डिनेट नहीं है? किसका y कोऑर्डिनेट है? तो इन्होंने लोग, मतलब कंसेप्ट इसी तरीके से डेवलप हुआ
उन्होंने कहा यार अब जब इस तरीके से चीज का यूज आ ही रहा है इधर, हम क्या करेंगे, इसी को बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। ये आपका क्या आ जाएगा, यही कहलाएगा क्या, सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में? इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को मतलब बनाया गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, वो जैसे भी किया होगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से इसके बारे में सोच विचार किया गया होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ठीक है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गई, मतलब इतना बात तो क्लियर हो गई कि वो मैंने कहा था ना सम क्वांटिटीज, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है। पोटेंशियल एनर्जी को डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पोटेंशियल एनर्जी के अलावा कौन कौन सी एनर्जी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है ना, मोमेंटम है कि नहीं है, ठीक है, पावर है कि नहीं है, जो भी है, तो आप किन किन को यूज कर सकते हैं, किन किन को यूज नहीं कर सकते हैं, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में, मतलब आज भी, और आज तो नहीं, बेसिकली कल ही हम देखेंगे। ठीक है ना, चलो, तो मेन आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि करना क्या होता है यहां पर। तो अब बात ये आती है कि यार कई बार आप जो है ऐसा पार्टिकल्स के फॉर्म में चीजों को ना देख करके आप एज अ रिजिड बॉडी भी चीजों को देखते हैं। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया यहां पर कि आप जब कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बिना ओरिजिन को डिफाइन किए हुए नहीं डिफाइन किया जाता है। अगर आप किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ओरिजिन कहां है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओरिजिन को डिसाइड करेंगे कि ओरिजिन कहां है, और ये आपने अपने मर्जी के मुताबिक आप कहीं भी ले सकते हो। रेफरेंस पॉइंट इट्स योर चॉइस कंप्लीटली कि आप कहां पर वो रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हो, उससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे एक रिजिड बॉडी की। अगर आप एक रिजिड बॉडी को ध्यान में रखते हुए चलते हो, ऑब्वियसली इसमें भी हम सबसे पहले एक्स वाई और जेड एक्सेस को डिफाइन करेंगे, और मान लो ये आपकी जो है वो है रिजिड बॉडी। तो हम कुछ खास नहीं इसमें, बस इस तरीके से चीजों को लिखेंगे कि ये जो है अपने पास एक रिजिड बॉडी हो गई, तो ये बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। तो एक पार्टिकल को हमने कह दिया कि उसका मास क्या है, डीएम, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने कह दिया कुछ है आर, कितना है, आर। ठीक है, जिस तरीके से आप अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, उसी तरीके से आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर भी सीधे सीधे लिख सकते हो। तो तरीका यही रहेगा कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है, या अगर मैं थोड़ा सा देखूं कि मान लो एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास का, आपको यह समझना होगा ये कैसे मिलेगा। ये मिलेगा डीएम मास इनटू एक्स, ठीक है, और उसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स अपॉन टोटल मास, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बस इस तरीके से जो है आपका मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली आप यहां पर कह सकते हैं कि जो वाई सी एम आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और ऐसे ही आप जेड सी एम जो है उसे कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जेड अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर कई बार आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा हुआ देखेंगे कि कोई बोलेगा सर कि एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम ऐसा अलग अलग नहीं लिख के अगर हम ऐसा लिख दें तो कि आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये ध्यान रखना ये आर वेक्टर है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बिल्कुल आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी मर्जी आप वैसा लिखें। बस ध्यान ये रखें कि इस तरीके से आप इंटीग्रेट करते हुए भी चीजों को फाइंड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को आप पता कर सकते हैं। ठीक, अब बात यहां पर ये आती है कि सर ये वाला जो तरीका था क्या ये पहले नहीं लग सकता था, पिछले वाले केस में क्यों नहीं लग सकता था यार,
वहां पर भी आप लिख सकते हो कि आपने जैसा ये फॉर्मूला लिखा है तो एक कहीं साइड में आप ये भी टिका दो कि भाई जो अपना RCM वेक्टर होगा वो आ जाएगा सिग्मा MI RI अपॉन सिग्मा MI, यहां पर I की वैल्यू 1 से N तक रहे। अब आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि ये RI जो है वो वेक्टर है, XI YI ZI ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ऐसा नहीं बस डिस्टेंस के फॉर्म में रख दे। अक्सर बच्चा यही गड़बड़ करता है कि वो एज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस उनको रखता रहता है ना, कि XI अगर 2 दिया है तो 2 लिख दिया, वो -2 है तो भी 2 लिख दिया। भाई प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इसी तरीके से वेक्टर में लिखना है तो I कैप J कैप और K कैप के टर्म्स में लिखेंगे। इस बात को समझना, ठीक है। चलो, तो इतनी कहानी अपनी जो है यहां से अपने को पता लग रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो पहले पार्टिकल वाला केस ही लेके चलते हैं। तो हमें कहा गया है कि यार इधर जो है 2 पार्टिकल्स दे रखे, एक है M1 दूसरा है M2, और इनके M1 M2 2 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन है R, और अपने को बता रहा है कि पूछ रहा है कि भाई लोकेशन बताओ सेंटर ऑफ मास की कहां आएगी। तो ऑप्शन काफी है कि फ्रॉम M1 फ्रॉम M2 फ्रॉम M1, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो अपने को करनी है वो क्या करनी है, ओरिजिन को डिफाइन करना है। अब ओरिजिन कहां लिया जाए, जब आपको दिख रहा है कि इसी लाइन पे ये दोनों लाई कर रहे हैं तो पहली बात तो इसी को एक्स एक्सिस मान लो, और कोशिश हमेशा ये रखो कि ओरिजिन आप कहां पर लेके चलेंगे, ओरिजिन आप कम से कम ऐसी जगह पे लो कि ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाए। अब यहां पर तो यार 2 ही पार्टिकल्स हैं, तो बेटर यही है कि आप क्या करो, या तो M1 पे ओरिजिन ले लो या फिर M2 पे ओरिजिन ले लो। ऐसा कर लेते हैं, मैं M1 पे ओरिजिन ले लेता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा, जो भी पहली बार पढ़ रहा होगा, सर अगर M2 पे ओरिजिन ले लेता तो क्या होता, वो भी देखेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन मान लो मैंने M1 पे क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया, तो अगर अपना M1 पे ओरिजिन है तो M2 क्योंकि M1 के राइट में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे R,0,0, क्योंकि है तो एक्स एक्सिस पे ही लेकिन राइट साइड में, इसलिए R,0,0, वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया R। अब सीधे सीधे अगर आपसे कोई कहे कि भैया YCM और ZCM के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप कहोगे यार कि देखो YCM और ZCM तो 0 ही आना है। मैंने कहा भाई कैसे बता दिया डायरेक्ट, में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि Y1 और Y2 दोनों 0 है तो YCM 0 आएगा, Z1 Z2 दोनों 0 है तो ZCM भी 0 आएगा। अब कई लोग होंगे ऐसे धुरंधर जो कह रहे होंगे कि भाई ये 0 कैसे आ गया, भाई ये अगर एक्स एक्सिस है तो Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, आई बात समझ में। तो अब बचता है अपने पास x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, x कोऑर्डिनेट हम कहेंगे यहां से M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यह आ जाएगा M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, एकदम आज एकदम स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, तो आराम से समझते हुए, तो ये आ जाएगा M2R अपॉन M1 प्लस M2। मेरे हिसाब से किसी को कोई भी तकलीफ यहां पर नहीं होगी। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है भाई साहब ये कोऑर्डिनेट है। अब तुम कहोगे सर एक कोऑर्डिनेट जो आ रहा है ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है पॉजिटिव आने का। देखो यार पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि भाई साहब ये होगा राइट साइड में, तुमने ये वाली साइड पॉजिटिव ली थी ना, तो ये कहीं इस तरफ आएगा, और कितने डिस्टेंस पे आएगा, M2R अपॉन M1 प्लस M2, मतलब मान लो कहीं यहां आ रहा है, कहां आ रहा है, कहीं यहां, ये जो है इसको एक्सियम, तो ये डिस्टेंस में कहता हूं R1। R1 कहां से आया था ये एक्सियम, ये था ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है वो R1 है, जो कि आ गया अपना M2R अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां से आपका ये आंसर आएगा। अब रुको, कोई कह सकता है कि सर जी ठीक है, बात आपकी यहां तक थोड़ी सी क्लियर समझ में आई हमें, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं M2 पे जो है ओरिजिन ले लूं, तो मैंने कहा बिल्कुल यार M2 पे भी ओरिजिन ले सकते हो, उसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आप अगर क्या करना चाहते हैं, आप M1 को छोड़ करके आप अगर M2 को पसंद करते हैं, है ना, तुमने कहा कि भैया देखो हमको तो है ना M1 पसंद नहीं है, M2 पसंद है, तो वहां 0 ले लेते। मैंने कहा ठीक है, यहाँ 0 ले लो, इसको 0 ले लो, इसको ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन हो गया, तो है तो ये एक्स एक्सिस ही,
तो अब तुम्हारी मर्जी है कि ये वाली साइड तुम नेगेटिव लेते हो कि पॉजिटिव। तुमने कहा कि मैं तो नेगेटिव लूंगा, जो चलता आ रहा है उसी परंपरा से हमें भी चलना है कि ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव। ठीक है, इसको ले लो नेगेटिव। नेगेटिव अगर ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस का r0 0, क्योंकि ये वाली जो दूरी है वो r है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम कहेंगे कि वही सेम बात कि भाई YCM और ZCM तो कितना आ जाएगा, वो तो 0 आ जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास लाए तो इसी लाइन पे करेगा। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं XCM की, वो आ जाएगा M1 इंटू x1 जो कि है माइनस R1 प्लस M2 इंटू x2 जो कि है 0 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां से जो ये चीज निकल के आ रही है मेरे पास, ये साफ साफ आपको रिजल्ट कैसा दे रही है, एक नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, M1 R1 अपॉन M1 प्लस M2 विद अ नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन का सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है कि भाई साहब ओरिजिन के ये लेफ्ट में आएगा। तो यहां जो सेंटर ऑफ मास था वो मान लो आपका कुछ यहां आ रहा है, तो ये वाली जो दूरी है ये दूरी हो जाएगी अपने पास R2। और R2 को क्योंकि मैं दूरी बोल रहा हूं भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। R2 को मैं कहूंगा M1 R1 अपॉन, अरे R1 क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, वो R आएगा ना, कॉमा लिखा हुआ है उसको मैंने, R और ये R। तो M1 R अपॉन M1 R अपॉन M1 प्लस M2। पीछे क्या था मामला, पीछे था M2 R अपॉन M1 प्लस M2। अब तुम कहोगे सर जी आपने जब यहां ओरिजिन लिया तो रिजल्ट अलग आ रहा है, वहां ओरिजिन लिया तो रिजल्ट अलग आ रहा है। लेकिन बात भी सही है कि यहां था तब ओरिजिन इधर था तो पोजीशन तो अलग अलग आनी है। लेकिन अगर ये दोनों ही रिजल्ट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि R1 और R2 की वैल्यू ऐड होने पर R के इक्वल आनी चाहिए। अगर इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस R1 है और इसी पॉइंट का डिस्टेंस R2 है, अगर वही पॉइंट निकला है तो R1 प्लस R2 जो है आपके पास R आना चाहिए। तो देख लो भाई, तो हमने क्या कहा, मैंने कहा कि जरा एक बार निकाल लो R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू थी M2 R अपॉन M1 प्लस M2। ये हम सिर्फ जस्ट चेक कर रहे हैं ना, टू चेक कि वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट और नॉट, है ना। क्या पता यार अलग रिजल्ट आ जाए, क्या पता। तो हम कह देंगे कि भैया सेंटर ऑफ मास तो फिर ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है, ओरिजिन कहां लेते हो उस हिसाब से पॉइंट अलग आएगा। अब ऐसा मत कहना सर ये माइनस क्यों नहीं लिया, भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ऐड ही करूंगा ना मैं, समझ रहे हो बात। तो इसको जब ऐड करोगे तो साफ दिखता है कि यहां से ये आ जाएगा किसके इक्वल, R के इक्वल। अभी किसी को ये समझ नहीं आया तो भाई M1 प्लस M2 तो ऊपर मैंने लिखा M2 R प्लस M1 R, R कॉमन आ जाएगा और यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आपको सीधे सीधे ये रिजल्ट दिखेगा कि इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू R। और ये चीज आपको क्या बता रही है, ये चीज आपको बता रही है कि वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मुझे ये भी समझ में आ गया कि भाई साहब आप ओरिजिन कहीं पर भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर भले ही अलग अलग आ जाएगा, वो कोऑर्डिनेट जो है वो भले ही अलग अलग आ जाएगा, लेकिन वो होगा उस एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका रहेगा। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हो गई। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास, इधर लिख दूं मैं, एक पॉइंट लिख देता हूं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ना बोल करके लोकेशन बोल, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास does not depends on the origin। आप कहीं पर भी ओरिजिन लो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। हाँ, कोऑर्डिनेट आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। अब किसी ने कहा अच्छा ऐसा है,
ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहीं भी ले सकते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा यार अगर कहीं भी ले सकते हैं तो फिर मैं तो है ना सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले लेता हूं। अगर आपने ओरिजिन कहां ले लिया, सेंटर ऑफ मास पे ले लिया। अब इस बात को समझना, सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन लेने का मतलब समझते हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 और सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट भी 0। यही मतलब होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे ही है, कोई पॉइंट जो है वो कहां है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0। तो मैंने कहा यार सेंटर ऑफ मास जहां था, तुमने ही कहा तुम कहोगे कि सर देखो आपने ही बोला है कि ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, तो यार हम है ना सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ले लेते हैं। अब हमें नहीं पता कहां है सेंटर ऑफ मास, लेकिन जहां भी होगा वहीं ओरिजिन है ना, जहां भी होगा वहीं ओरिजिन है। अब वहीं अगर ओरिजिन है तो भाई फिर इधर से तो अपने को कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। हम ये जानते हैं कि RCM कितना आता है, ये आता है M1R1 प्लस M2R2 और ऐसे करते करते MNRN अपॉन टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस Mn। तुम कहोगे कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप कुछ ये कहना चाह रहे हैं क्या सर जी कि ये जो पूरी वैल्यू आ रही है M1R1 M2R2, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको मास मोमेंट भी बोलते हैं। तो मैं लिख क्या बोलते हैं इसको, मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ मास। M1R1 तो मास मोमेंट ऑफ M1, मास मोमेंट ऑफ M2, मास मोमेंट ऑफ M1 या मोमेंट ऑफ मास, है ना। लिख लेना इसको मोमेंट ऑफ मास भी, पता लगे आपने मास मोमेंट लिखा है तो हम भी उतना ही लिखेंगे। M1R1 M2R2 और ऐसे करते करते ऊपर यहां क्या आ रहा है, MNRN अपॉन टोटल मास। इसके अकॉर्डिंग तो भैया इसके अनुसार तो क्योंकि RCM 0 है तो ये चीज जो है वो 0 हो जाएगी। यहां से अपने को ये साफ पता लग जाता है कि अगर हमारे पास ओरिजिन हमने सेंटर ऑफ मास पे ही मान लिया है तो ये वाली चीज आ जाएगी 0। और ये क्या बताती है भाई, अब देखो सभी चीजों का एडिशन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज 0, तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, ऑब्वियसली न्यूमरेटर ही 0 होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये चीज 0 हो गई, जब कोई चीज पॉजिटिव हो कोई चीज नेगेटिव, कुछ चीजें पॉजिटिव होंगी तो कुछ चीजें नेगेटिव भी होंगी, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास अगर XCM 0 आ रहा है, ध्यान से सुनना, यहां मान लो सेंटर ऑफ मास है और ये क्या है, ये है इसका कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट 0। अगर x कुछ पार्टिकल्स, सिस्टम के कुछ पार्टिकल्स इस साइड है, पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो कुछ को नेगेटिव x एक्सिस में भी होना पड़ेगा, जिससे कि टोटल क्या आ पाए, x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि कुछ पॉजिटिव x और कुछ नेगेटिव x मिलके ही तो 0 होगा। हाँ अब आप बोलो कि यार अगर 3 पार्टिकल इधर पड़े तो इधर भी 3 होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है भाई। इधर 3 हो सकता है इधर अकेला ही जो है उन सबके मास मोमेंट को अकेला ही निपटा दे रहा हो, है ना, या इधर अकेला है उधर 100 पड़े हो। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर उधर कुछ पार्टिकल्स है तो कम से कम एक पार्टिकल इधर भी होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में। और ऐसा फिर YCM और ZCM के 0 होने से आप ये भी समझ सकते हो कि ऐसा ही फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ पार्टिकल अगर Y एक्सिस वाली साइड पे, इसका मतलब ये नहीं कि Y एक्सिस पे हो गए, Y एक्सिस की तरफ है, मतलब कुछ पार्टिकल अगर ऊपर है तो कुछ पार्टिकल नीचे भी होंगे, भले ही एक ही क्यों ना हो। कुछ पार्टिकल अगर ऐसा Z एक्सिस के इधर आगे की तरफ है तो कुछ पार्टिकल पीछे भी होंगे। आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि यार सेंटर ऑफ मास जो है ना वो घिरा हुआ है चारों तरफ से। अगर मैं सेंटर ऑफ मास हूं किसी सिस्टम का तो मेरे इस तरफ भी सिस्टम के कुछ पार्टिकल्स या कुछ हिस्सा होगा तो इस तरफ भी होना चाहिए। अगर कुछ हिस्सा ऊपर है तो मेरे नीचे भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। अगर कुछ सिस्टम का हिस्सा मेरे को आगे दिख रहा है तो पीछे भी होना चाहिए। अगर मेरे राइट साइड में कुछ भी नहीं है सिस्टम का पार्ट तो लेफ्ट में भी फिर कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर अगर ऊपर नहीं है तो फिर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर आगे है तो पीछे नहीं होना, आगे नहीं है तो पीछे भी नहीं होना चाहिए। ये बात अपने को समझ में आती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस शोज दैट सेंटर ऑफ मास लाइज
बिटवीन बॉडीज या लाइज बिटवीन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बॉडीज या फिर आप कह सकते हो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है ये बात? तो इसको समझना। ठीक है, अब अक्सर इस चीज को जो है लोग बड़े गलत मतलब निकाल लेते हैं इसके। पहली बात तो खैर हम यहां समझते हैं, जैसे कि यहां अगर मैं आपसे कहूं भैया जरा बताना कि अगर ये अपनी लाइन है तो क्या सेंटर ऑफ मास इधर लाई कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों सर, इधर कैसे लाई कर सकता है? पूरा सिस्टम उस तरफ सेंटर ऑफ मास अलग थलग पड़ा है, नहीं लाई कर सकता। इधर भी लाई नहीं कर सकता, इस लाइन के ऊपर भी नहीं हो सकता, इस लाइन के नीचे भी नहीं हो सकता, ठीक है, कहीं बीच में आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां आएगा? सेंटर ऑफ मास आएगा मान लो कहीं यहां, ये आपका सेंटर ऑफ मास आ गया। अब तुम कहोगे सर एक बार वो ओरिजिन वाली बात भी बताई, तो मैंने कहा यार देखो ओरिजिन ऐसा कि यहां ओरिजिन ले ली, ये ओरिजिन ले लिया है, तो आप इस बात को समझो कि अगर इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं R2, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे R2, 0, 0, और इस डिस्टेंस को अगर मैं कहता हूं R1, ये क्योंकि इस साइड है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का R1, 0। ये आपके पास जो है कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब यार YCM और ZCM निकालने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां से आपको कहूं कि भाई जरा वो XCM की बात कर दो, तो XCM भी, अच्छा ये कोऑर्डिनेट है ना, XCM भी कितना है? 0। तो आप जानते हो कि XCM आप कितना लिखोगे? आप लिखोगे M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो भाई XCM आपका है 0, M1 और ये आ जाएगा R1 विद अ नेगेटिव साइन प्लस M2 R2 विद अ पॉजिटिव साइन अपॉन टोटल मास। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, या फिर आप कह सकते हो कि R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू M2 बाय M1। इसका क्या मतलब है? इसका जो है वो सीधे सीधे मतलब आपको ये दिख रहा है कि अगर मान लो मैंने कहा कि इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, समझना इस बात को, अगर M1 बड़ा है M2 से तो M2 बाय M1 कैसी क्वांटिटी आ जाएगी? ये लेस देन 1 आ जाएगी। R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू व्हाट? M2 बाय M1 विच इज एक्चुअली लेस देन 1। M2 बाय M1 कैसा है? लेस देन 1, साफ दिया हुआ है। और M2 बाय M1 लेस देन 1 है तो R1 बाय R2 भी कैसा आ गया? लेस देन 1 आ गया। इसका मतलब R1 इज लेस देन R2 आ गया। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि जो हैवियर पार्टिकल है उसी के पास सेंटर ऑफ मास आपका लाई कर रहा है। यहां से हमको एक और इंपॉर्टेंट नोट पता लग गया, क्या कि सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में तो लाई करेगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन इट विल ऑलवेज लाई नियरर टू द हैवियर पार्ट ऑफ द सिस्टम, है ना? कैसा लाई करेगा? नियरर टू द हैवियर पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसको मैं उल्टा भी कह सकता हूं, अगर मान लो इसी का उल्टा हो जाता कि M1 जो है वो कम होता M2 से, आपको इधर से क्या मिल जाता? आपको इधर से मिल जाता कि R1 कम रहता और R2 क्या लिख दिया, R1 ज्यादा रहता R2 से। मतलब जो भारी होगा पार्टिकल सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा नजदीक होगा। आपको यह ध्यान रखना है यहां से कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा कहां लाया करेगा? इट विल ऑलवेज लाइज इट विल ऑलवेज लाइज नियरर टू द हैवियर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहां एक नोट हम लिख देते हैं कि ऑब्वियसली ये 2000 का नोट है, सब इंपॉर्टेंट है ना? यहां हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास विल always lies nearer to the heavier part of the system। heavier की स्पेलिंग की गारंटी, heavier part of the system, है ना? अब किसी ने कहा कि चलो सिस्टम छोड़ो, आप तो इसी की बात करो। इसी केस में सर जी मैं तो क्या कह रहा हूं कि मैंने तो
ये दोनों मास जो है वो सेम ले लिए। अब बोलो आप तो क्या करना है? मैंने कहा भाई सेम ले लिए तो फिर क्या करना, कुछ ही नहीं। सेम ले लिए तो ये दोनों कहां लाई कर जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर जाएगा, एकदम मिड में। मतलब अगर ये आर आपके पास है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, r/2। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा यहां पर आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि r1/r2 इक्वल्स टू m2/m1, दोनों इक्वल हैं तो ये 1 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा r1 और r2 दोनों कैसे आ जाएंगे, सेम। ठीक है, तो अगर दो चीजें सेम है तो उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा मिड में। ठीक है ठीक है ठीक है सर, और बताओ और कोई बात है क्या? हाँ भाई और भी बातें हैं होने में, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। मैं तो कहूंगा डायरेक्टली लिखना सीखो आप। डायरेक्टली लिखने से आपका क्या मतलब है? मैंने कहा देखो अभी बताता हूं। मान लो ये मास आपको दे रखा है, सुनना ध्यान से, और ये आपको दिया हुआ है 5m। ठीक है, और ये दूरी दी है कितनी, r। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये, सेंटर ऑफ मास भैया थोड़ा इधर लाए करेगा, हेवियर जो ऑब्जेक्ट है उसके पास लाए करेगा। ठीक है ना? अब एक तो तरीका ये हो गया तुम्हारा कि तुम क्या करोगे कि मान लो तुम्हें r1 निकालना है, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है। सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से निकालनी है तो ओरिजिन यहां मानोगे तो तुम्हारा r1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, यहां ओरिजिन मान लिया तो तुम कहोगे r1 इज इक्वल्स टू 3m इंटू 0 5m इंटू r अपॉन 3 + 5 8m। सीधे सीधे कह दोगे 5r/8। ये जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5r/8। और इसी तरीके से जब तुम r2 निकालने बैठोगे तो आप यहां पे ओरिजिन मानोगे, ये आ जाएगा माइनस का 3m इंटू r, मतलब 3m इंटू माइनस r क्योंकि इस साइड है और वो 0 अपॉन 8m। ये माइनस का 3r/8 आ जाएगा। तो भाई मैं तो डिस्टेंस लिख देता हूं तो वो आ जाएगा कितना, 3r/8। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट अभी बताया गया है क्या कि भाई जो है ये इनवर्स रेशियो में रहेगा, जितना ज्यादा मास उतना ही कम डिस्टेंस। आप सीधे सीधे यहां से अगर आप देखोगे तो आपको पता ही लग रहा है कि r1/r2 जो आया वो एक्चुअली m2/m1 के इक्वल आ रहा है, 5/3। तो बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट भी ये वैल्यूज लिख सकते थे, इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे कि कितना आया, ये आया 5/3 आया, ये 5/3। तो आपको क्या करना है, आप ये देख लो इन दोनों का टोटल कितना है, कितना है 8। तो 8 हिस्सों में से, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इस r को अगर 8 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनना, 5/3 का मतलब ये है कि अगर इस r को 8 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया जाए, कितने इक्वल हिस्से, टोटल 8 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया जाए, तो ये जो आएगा वो आएगा 5 हिस्सा और ये आएगा 3 हिस्सा। ये है इसका मतलब। इसका मतलब ये r1, तो r को कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 8 हिस्सों में। ये कितना हिस्सा आएगा, ये आएगा 5 हिस्सा। ऐसे ही r2 कितने हिस्सों में तोड़ दिया इसको, 8 हिस्सों में, कितना आएगा, 3 हिस्सा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, कुछ ऐसा कहा। एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि भाई यार ये अपना है, मान लो कुछ भी 16m ले लिया। ठीक है, ये 16m ले लिया और मान लो इसको मैंने ले लिया कुछ अपना m। ठीक है, एक 16m और एक 2m। अब तुम क्या कर लो, रेशियो देख लो भाई, कितना आ जा रहा है, ये 8/1 आ रहा है। टोटल कितने हो गए, 8 + 1 9। तो भारी कौन है, भारी भाई ये है। आपको ये समझना होगा 9 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा ये है और बाकी के 8 हिस्से ये है। मतलब अगर आपको r1 निकालना है तो r के 9 टुकड़े कर दो, इस r के 9 इक्वल टुकड़े कर दो और उसमें से एक टुकड़ा इसके पास रहेगा।
और R2 निकालना है, बाकी के बचे हुए 8 टुकड़े इसके पास रहेंगे, खत्म। डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बड़े आसानी से यहां पर क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट मास देख के आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, उसमें कहीं कोई लफड़ा, कुछ कोई झगड़ा, कहीं कुछ भी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि कुछ सवाल और देख लेते हैं। तो मान लो आपको कुछ सवाल दिया गया है कि आपको क्या कह रहा है कि कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आपसे कहा कि भैया कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, और ये मान लो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे कुछ मास रखे हुए हैं, ऐसे 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 करके चारों कॉर्नर्स पे कुछ मास रखे हुए हैं। और कितने कितने मास रखे, मास जो रखा है वो मान लो ये है m, ये है आपका कुछ 4m, ये है कुछ 3m, और ये है आपके पास कुछ 12m, ठीक है। अब और ये साइड जो है इस स्क्वायर की वो दे रखी है आपको a, और आपसे पूछा है क्या कि भैया बताओ फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या बताना है आपको, फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या करना है, नहीं यहां पर एक तरीके से हम बहुत ही आसानी से चलेंगे और क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखो हम सीधे सीधे क्या करने वाले हैं, हम सीधे सीधे इसका एक्सीएम वाईसीएम, और ये तो एक बेसिक तरीका तो आपको क्या कहता है, बेसिक तरीका आपको ये कहता है कि भाई कहीं पे ओरिजिन मान लो, तो आप बोलोगे ठीक है इसको ओरिजिन मान लिया, इसको ओरिजिन माना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a,0, ये इस तरफ है तो x कोऑर्डिनेट, ये आपकी हो गई x एक्सिस, ये आपकी हो गई क्या y एक्सिस, तो ये आ जाएगा a,0, ये आ जाएगा आपका कितना 0,a, ये आ जाएगा आपका कितना a है कि नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताना x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो तुम बोलोगे यार सर अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो ऐसा ही तो करना होता है। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 इंटू 0, m2 इंटू a प्लस m3 इंटू a और m4 इंटू 0 अपॉन टोटल मास, जो कि आ जाएगा m प्लस 4m प्लस 12m प्लस, ये जो है आपके पास टोटल कहानी आ जाएगी। और XCM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना भाई ऊपर कितना आ रहा है 4m 12m और 3, ये आ गया 19, ओ सॉरी तो 12, ये कितना आ गया 16ma, 16ma बाय टोटल कितना है ये भाई, ये आ गया अपने 15, 15 और 5 20, ये आ गया, ये m आएगा 20m, ये कैंसल हुआ तो भाई 4 4 और 4 5, 4a बाय 5, ये आपके पास आ गया XCM। ऐसे ही जब आप YCM निकालेंगे तो YCM भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कि हम बोलेंगे कि M1 Y1 M2 Y2 प्लस M3 Y3 और M4 Y4 अपॉन टोटल मास कितना 20m। YCM कितना हो जाएगा भाई, YCM अपने पास आ जाएगा, इन दोनों करो ऐड तो ऊपर आ जाएगा 15ma और नीचे आ गया कितना 20m, ये कटा तो 5 3 5 4, ये आ जाएगा 3a बाय 4a, सही है, हाँ सही, तो 3a बाय 4 और 4a बाय 5, तो ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट आ गए। अब कोई कहे कि सर हम किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ करने में तुम सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको यहां पर ये दिख रहा है, इतना समझ में आ गया होगा कि ये दोनों का रेशियो 1/4 का आ रहा है और ये दोनों का रेशियो भी 1/4 का आ रहा है, ठीक है। तो बेटर ये है कि इस तरीके से सॉल्व करने से बेहतर आप क्या कर लो, वैसे ये भी इक्वली वो है, लेकिन मान लो अगर आपको दिख रहा है 1/4 है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करेगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, और 1/4 आ रहा है, मतलब टोटल 5 हिस्से कर लो और उस 5 हिस्से में से एक हिस्सा यहां रख लो, बाकी बचे हुए 4 हिस्से जो है वो आएगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। और सेम कहानी आपकी जो है वो इधर भी वैलिड हो, सेम कहानी आपकी इधर भी वैलिड हो जाएगी, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा यहां से 4a बाय 5 पे,
जस्ट एक झटके में आपका जो है 4a/5 निकल गया। क्या किया मैंने, रेशियो देखा बस, 1/4 तो 5 है, तो 5 में से 4 हिस्से इधर रहेंगे, एक हिस्सा इधर रहेगा। अब सुनो, अब ये हो गया कहने का मतलब कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आपने अलग से, मतलब इन दोनों को एक जगह पर रख दिया। तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि सिस्टम में अगर 4 या 10 पार्टिकल है तो 2 का सेंटर ऑफ मास अलग निकाल के उसको एक पार्टिकल मान ले, 2 का अलग निकाल के उसको एक पार्टिकल मान ले, किसी 2 का या 3 का या 4 का अलग निकाल के उसको एक पार्टिकल मान ले। बिल्कुल आप ऐसा पार्शियली भी सॉल्व कर सकते हो कि कुछ हिस्से का सेंटर ऑफ मास अलग निकाल लिया, कुछ हिस्से का अलग निकाल लिया, किसी और हिस्से का अलग निकाल लिया, और फिर उनको 3 या 4 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ तुमने मान लिया। जैसे यहां पर इन दोनों का तुमने ये मान लिया, तो एक तरीके से अब सवाल क्या हो गया, सवाल कुछ ऐसा हो गया है इसके बाद आपका जो यहां पर ये जो पूरा जो मामला था, ये मामला अब ये ना रह करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m और 12m। तो 3m और 12m की जगह यहां आ जाएगा अपने पास 15m। सारा 15m यहां पटक दिया आपने, और m और 4m, तो ये 5m जो है आपने इधर पटक दिया। अब बताओ, अब क्या ये रेशियो वापस से आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3/1 का रेशियो। 3/1 का रेशियो का मतलब ये हो गया भाई कि 3/1 मतलब 4 हिस्से कर दो, और उन 4 हिस्सों में से 3/1 ही ना, हाँ 3/1 में 4 हिस्से कर दो, और उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से ये रहेगा और एक हिस्सा ये रहेगा। तो ए जो ये लेंथ थी ए, उसके कर दिए 4 हिस्से, और उसमें से 3 हिस्से इधर इसके पास रख दिए, एक हिस्सा उधर रख दिया, तो आपके पास वहां से सीधे सीधे 3a/4 भी निकल गया। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास आया कहीं यहां आ गया 3a/4, ठीक है, ये आपका कहीं सेंटर ऑफ मास आ। डायरेक्ट भी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये बस आपकी वो है भाई किस तरीके से आप इसको लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे एक और सवाल हम कर लेते हैं, मान लो आपको कुछ इस टाइप से ये चीज दी गई है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे कुछ मास रखा हुआ है। ये है मान लो कुछ m, ये है आपके पास m, ये है आपके पास m, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वापस वही कह रहा है भैया बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्चुअली में कहां पर आएगा, तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा भाई, सिंपल सी बात है यहां पर कि सेंटर ऑफ मास पता करना है तो एक तो तरीका ये है कि कोऑर्डिनेट्स ले लो। तुमने कहा अच्छा ये डिस्टेंस मान लो आपको दी गई है a, और कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे कि यार सबसे पहले तो देखो एक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर ली, फिर ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ये हो गया आपके पास कितना a,0, ठीक है ना, और z कोऑर्डिनेट तो वैसे ही 0 होगा। थर्ड की बात करोगे तो ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा इसका आधा a/2, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा √3a/2। तुम बोलोगे कैसे लिख रहे हो डायरेक्ट, वो बताओ आप। तो मैंने कहा यार ये एंगल कितना है, तुम कहोगे 60, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये हाइपोटेनियस है क्या, हाँ, तो हाइपोटेनियस से तुमने बेस निकाल लिया, इतना तो आ जाएगा a cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो a/2, और ये वाला जो हाइट है ये आ जाएगा a sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा कि इस तरीके से आप क्या करें, सीधे सीधे जो है कोऑर्डिनेट निकाले, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सिंपल है एकदम, साफ दिख रहा है दोनों सेम मास है, सेम मास है, तो इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास आएगा कहीं मिड में, ठीक है। मैं ऐसा कर देता हूं, नाम दे देता हूं इसको, जैसे कि ये A, ये B और ये C। क्या करेंगे हम, तो हम ये करेंगे कि भाई वो जो A था, B जो था, और ऐसे ही अपने पास जो C जो था, A और B की जगह हम सिर्फ एक पार्टिकल रख सकते हैं, क्या, 2m, और वो कितने दूरी पे आएगा, वो यहां से a/2 के दूरी पे आ जाएगा, और ऊपर क्या रखा हुआ है, ऊपर भी रखा हुआ है 2m। हाँ इस तरीके से सॉल्व कर लो। अब ये 2m वो भी 2m, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा एकदम इसके मिड में, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये जो दूरी थी √3a/2 उसका आधा, कितना था, √3a/2 उसका आधा, मतलब √a/4,
तो भाई ये कोऑर्डिनेट आ गया। एक्स सी एम आ जाएगा अपने पास कितना, a/2, और वाई सी एम कितना आ जाएगा, वाई सी एम आ जाएगा √3a/4। खत्म। बस इस तरीके से डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप्स की, कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए कहां पर आएगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, रॉड की। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट देखेंगे तो इसमें रॉड की अगर आप बात करते हो, रॉड के लिए आप क्या कहोगे, ये यूनिफॉर्म रॉड है। कैसी, क्या चीज है ये अपने पास, यूनिफॉर्म मैंने पहले कह दिया है, तो रॉड लाइन, जितना मास इधर उतना ही मास। देखो दोनों एंड्स पे अगर आप एक एलिमेंट यहां लेते हो, एक एलिमेंट यहां लेते हो, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं मिड में आ जाएगा। ऐसे फिर इसके नेक्स्ट और इसके इधर नेक्स्ट, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिड में, फिर इधर से थर्ड और इधर से थर्ड मिड में। वैसे हर पेयर का सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, मिड में। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस केस के अंदर सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। कौन, सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। किस केस में, रॉड के केस में। ऐसे ही फिर आप चाहे डिस्क बोलो, सिलेंडर बोलो, स्फीयर बोलो, रिंग बोलो, अब जो मानना है वो मान लो इसको, लेकिन बस यूनिफॉर्म है। इधर से हमको ऐसा समझ में आ जाता है कि अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल जाती है तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, क्योंकि उस लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर जैसा मास है वैसा ही मास इधर है, तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास को लाई करना पड़ेगा, सिमेट्री की वजह से ना, कि जितना मास इधर उतना ही मास इधर, तो मिड पॉइंट पे। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डिस्क, रिंग या फिर स्फीयर, यहां अगर मैंने एक लाइन बनाई, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर से पास होती हुई? बिल्कुल है। इधर जैसा मास वैसा इधर मास, तो सेंटर ऑफ मास इस पे लाई करेगा। ऐसे अगर एक लाइन ऐसे बना दी, सेंटर ऑफ मास इस पे भी लाई करेगा, या कोई और लाइन भी बना दी तो सेंटर ऑफ मास जो है उस पे भी लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये हर लाइन जो डायमीटर से पास हो रही है ये इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है। ये एक्सिस में यहां पर क्या है, सिमेट्री। अगर कहीं भी आपको एक्सिस में सिमेट्री मिल जाती है तो आप ये समझो कि सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे ही लाई करेगा। तो इस पूरे रिंग के लिए या डिस्क के लिए या स्फीयर के लिए इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास है और इस लाइन पे भी सेंटर ऑफ मास है, दोनों सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि सेंटर। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं थर्ड केस देखूं, थर्ड केस में अगर मैं आधी रिंग ले लेता हूं, ध्यान से सुनना, अब आधी रिंग ले लेता हूं तो कोई कहे कि देखो सर इस वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा जी हाँ बिल्कुल सिमेट्री। लेकिन अब अगर कोई कहता है इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, तो वो एकदम गलत है। क्यों? इसलिए वो गलत है क्योंकि ये तो इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, लेकिन ये कहां कर रहा है भाई, इसके तो ऊपर मास है नीचे नहीं है। तो ऐसा मत बोल देना कि यही सेंटर ऑफ मास होगा, नहीं सर, लेकिन सेंटर तो सर्कल का यही है ना, सर्कल का सेंटर यही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, आधी रिंग का या आधी डिस्क का या आधे स्फीयर का। आई बात समझ में? यहां नहीं होगा ये सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो फिर क्या करें, चलो तो कुछ और लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा ट्राइंगुलर प्लेट लेके देखते हैं एक बार। ट्राइंगुलर प्लेट है ना, तो बनेगा नहीं ऐसा ट्राइंगल। तो एक मैंने क्या ले ली, एक ट्राइंगुलर प्लेट ले ली। मान लो ये अपने पास एक ट्राइंगुलर प्लेट है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, एक ट्राइंगुलर प्लेट। अब कोई कहेगा यार मुझे तो इसका, ध्यान रखना प्लेट है मतलब पूरा अंदर तक भरा हुआ है, कोई कह रहा है भाई मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, पक्की बात, हाँ सर इसका सेंटर। मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसी ऐसी रॉड्स में तोड़ लेते हैं। कैसी रॉड? कुछ ऐसी रॉड्स में तोड़ लेते हैं। सर उससे क्या होगा? मैंने कहा सुनो तो सही बात। ठीक है सर सुन लेते हैं। तो ये रॉड्स में मैंने ऐसी रॉड्स में आप तोड़ दो, हर रॉड की जो लेंथ है वो कम होते जा रही है। क्लियर? क्लियर? अब और सुनो कहानी। अब मैं कह रहा हूं कि हर रॉड का सेंटर ऑफ मास, ये क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ट्रायंगुलर प्लेट इन रॉड से मिलके बनी है? तुम बोलोगे क्या कह सकते हो, तो दिख ही रहा है मिलके बनी ही है सर।
मैंने कहा कि यार एक रॉड का सेंटर ऑफ मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा किसी एक रॉड का, तुम बोलोगे सर उसके मिड पॉइंट पे। अगर तुम थोड़ा सा समझोगे तो क्या इधर ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो इन सभी रॉड्स के सेंटर से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? इस सभी रॉड्स के सेंटर से पास हो रही है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास इस रॉड के सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, हर रॉड का सेंटर ऑफ मास खुद के सेंटर पे ही आएगा? क्यों? वो तो अभी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, आएगा ना। तो क्या सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना चाहिए? ये कौन है, कौन है ये लाइन? भाई ये है मीडियन। क्या सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना चाहिए क्या? हाँ, इस लाइन पे होना चाहिए। कहां होना चाहिए उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इस लाइन पे होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई एट दिस लाइन, है ना। अभी लाइन थोड़ी तिरछी बना दी मैंने, उस बात पे थोड़ा सा समझ जाना भाई बात को, हालांकि तुम सोचते रहो कि ये क्या बना दिया। ये अपने पास आ गई। अब ऐसे ही कोई कहेगा सर ऐसे क्यों लिया आपने रॉड, ऐसे क्यों नहीं ली? ऐसा भी तो मान सकते थे कि ये कुछ थोड़ा सा थिक ले लूं जिससे शायद दिखे, या तो सब कुछ ही गचपच हो जाएगा या दिखेगा। पर ऐसी रॉड्स भी तो ले सकते थे सर हम, ऐसी रॉड, ऐसी रॉड, ऐसी रॉड, ऐसी, समझ रहे हो? इस टाइप की आपने इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेट को ऐसी ऐसी रॉड्स में, ऐसा भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। ऐसी रॉड ले लेंगे तब तुम्हें पता है कि अब क्या होने वाला है। खुद कहोगे कि सर अब तो देखो वही बात है, अब इन रॉड्स के मिड पॉइंट को जोड़कर जो हमको पॉइंट मिल रहा होगा, समझ रहे हो बात? इन रॉड्स के, ये लाइन ही नहीं दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या कह रहे हैं कि इन रॉड्स को के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो पॉइंट आ रहा होगा अपने पास, ऐसा। तो ये वाली लाइन, तो ये क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कौन सा कलर लूं यार? इनको ज्वाइन करने से, हर रॉड के सेंटर को ज्वाइन करने से मुझे क्या मिलेगा? एक मीडियन मिल जाएगी, मिलेगी क्या? तो क्या इस मीडियन पे भी सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए? तुम कहोगे बिल्कुल लाई करना चाहिए। क्यों लाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। और ऐसे ही एक मीडियन तुम ऐसी भी बना दोगे, नो डाउट, बिल्कुल एक मीडियन आपकी ऐसी भी आ जाएगी कि वो इधर से पास करती हुई। तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर केस में कहां आएगा? मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा। मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां जो है आपका क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास। यहां आपका जो है ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियम आ रहा है। तो मैंने कहा ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये सी था। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने कहा एक्स ए, वाई ए और जेड ए। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने कहा एक्स बी, वाई बी और जेड बी। और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने कहा एक्स सी, वाई सी और जेड सी। तो जरा बताओ, क्या आपका एक्स सी एम, क्या आपका एक्स सी एम ये नहीं आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड? एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स सी बाय 3, इस तरीके से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकलता है। क्या आपने, अब ऐसा मत बोलना वो क्यों नहीं लगा रहे m1 m1 x1, अरे भाई वो 3 पार्टिकल थोड़ी ना है, पूरी प्लेट मास से भरी हुई है ना। तो वो m1 x1 वाला तरीका लगाओगे तो उसमें सिर्फ इन 3 पॉइंट्स का थोड़ी ना आएगा, उसमें तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट और उसका मास लिखा जाएगा। तो फिर ये क्या है? ये तो यार मैथमेटिकल फॉर्मूला है सेंट्रॉइड निकालने का। किसने बताया? मैथ्स में होता है ये, सीखोगे 3D के अंदर। ये किसने कहा है सेंट्रॉइड है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट और क्या होता है? सेंट्रॉइड ही होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से मैं इसलिए ये रिजल्ट पे पहुंच रहा हूं। m1 x1 वाले रिजल्ट से नहीं पहुंचा मैं, मैथ्स के थ्रू पहुंचा यहां पर, मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके। तो ये आ जाएगा अपने पास ya
प्लस वाई बी प्लस वाई सी। आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि इधर भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट? भाई वो सेंटर ऑफ मास अंदर ही लाए कर रहा है, करना भी चाहिए, अंदर ही लाए कर रहा है और करना भी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहां पर चीजों को देख लेंगे। ध्यान रखना ट्रायंगुलर प्लेट का इस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकलेगा। अब सुनो एक कहानी, क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे। मैं आपसे कहता हूं फॉर अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, फॉर अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, हो सकता है कि वो पूरा मास से भरा हो सकता है कि वो सिर्फ कॉर्नर्स पे उसके मास। हम क्या कह रहे हैं? फॉर अ क्लोज पॉलीगॉन द सेंटर ऑफ मास, क्या कहा हमने कि एक क्लोज्ड पॉलीगॉन के लिए द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज या मस्ट, सेंटर ऑफ मास मस्ट लाइज, ये साफ दिख रहा, मस्ट लाइज inside the enclosed area of the closed polygon. अगर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है तो उसका जो एनक्लोज्ड एरिया है उसके अंदर सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। तो मस्ट लाइज इनसाइड द एनक्लोज्ड एरिया ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्या ये बात सही है कि गलत है? ए ऑप्शन ये आ गया ट्रू, बी ऑप्शन ये है फॉल्स, ठीक है। और सी आप बोल दो कि कैन से भाई कुछ कह नहीं सकते, है ना। अब देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर कई बच्चे तो एकदम धड़ाक से बोलेंगे अरे सर ट्रू ट्रू एकदम ट्रू, अंदर ही होगा। कई बच्चे बोलेंगे यार ट्रू लग तो रहा है लेकिन इतनी इजी बात सर कैसे पूछ सकते हैं, है ना, है ना। जनरली आईआईटी के सवाल ऐसे ही होते हैं कि जो लग रहा होता है वो आंसर होता नहीं। कई बच्चे तो क्या होंगे एकदम बस बोल देंगे ट्रू सर आपने बताया ट्रू, ए इज ट्रू। कई बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मतलब कंसेप्ट ना सोच करके वो सोचेंगे यार इतना इजी सवाल थोड़ी ना आईआईटी के सवालों में ऐसा आ जाएगा कि एकदम बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज चीज ना, कुछ तो लफड़ा होगा। पक्का मुझे ट्रू लग रहा है ना, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। फिर एक और होंगे एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, जो भाई थोड़ा दिमाग जिन्होंने लगाया वो क्या किया, उन्होंने फॉल्स पे क्लिक कर दी, मतलब टिक कर दिया, और उसमें तो तुम क्लिक ही करोगे कि ऑनलाइन पेपर दोगे। तो फिर एक होगा जो थोड़ा और दिमाग लगा लेगा, वो बोलेगा अरे 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 मैं बताता हूँ देखो आईआईटी अब हमारे साथ है ना, वो नहीं होता, ब्लफ कर रहा है एक तरीके से। क्या कि वो मतलब आपको इजी सवाल दे करके, लेकिन क्योंकि आईआईटी का पेपर है तो बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे यार इतना इजी थोड़ी ना पूछ सकता है, और वो जस्ट क्योंकि बच्चा ऐसा सोच रहा है कि इतना इजी थोड़ी ना पूछ सकता है तो इजी पूछ लेता हूं, तो क्या पता आंसर ट्रू ही होगा। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो इसको टिक करके आएंगे पहली बार में, कुछ बच्चे होंगे जो इसको टिक करके आएंगे, और जो कुछ एक्स्ट्रा और सोचेंगे वो वापस इसको टिक करके आएंगे, मतलब इसी को टिक करके आएंगे ट्रू, है ना। अब सही जवाब क्या है इसका? फॉल्स। क्यों? अब सुनो बात, ये तो हो गए वो बच्चे जो तुक्के फुक्के मारेंगे, है ना। अब पहला बच्चा जो है बेचारा पहली बार जिसने फर्स्ट में ही ट्रू किया था, वो तो बोलेगा अरे सर यार ये क्या मतलब ये क्यों धोखा दे रहे हो आप, ये इतनी बड़ी धोखेबाजी हमारे साथ क्यों कर रहे हो आप। मैंने कहा धोखेबाजी कौन सी धोखेबाजी सर, अभी तो आपने लिखाया था, वो कहाँ गया देखो, आपने तो लिखाया था, मतलब नोट्स तो एक तरीके से पत्थर की लकीर होते हैं किसी भी टीचर के, है ना। अगर गलती नहीं हो रही है तो आपने यही तो लिखाया था कि लाइज बिटवीन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कहीं अंदर कहीं लाए करेगा बिटवीन द पार्टिकल्स। आपने बोला भी था कि आप सेंटर ऑफ मास हो तो इधर अगर कोई मास है तो मास को इधर भी होना पड़ेगा, कुछ मास अगर ऊपर है तो कुछ को नीचे भी होना पड़ेगा, भले ही एक पार्टिकल क्यों ना हो, एक ही हिस्सा क्यों ना हो, कुछ आपके आगे है तो कुछ आपके पीछे भी जो है मास होना पड़ेगा, है ना। ये तो आपने बताया था। तो सर ये बात तो यहाँ पे ये भी तो यही कह रहा है, ये लाइन भी तो यही कह रही है। मैंने कहा नहीं। बोला क्यों नहीं कह रही सर, देखो कि हम पॉलीगॉन बना लेते हैं, कुछ भी ऐसे भी शेप का लो क्वाड्रिलेटरल टाइप की चीज बना ली हमने, अब बताओ आप।
सर कहीं सेंटर ऑफ मास ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहां लाई कर जाएगा सेंटर ऑफ मास, यहां भी नहीं लाई करेगा, इधर भी लाई नहीं करेगा, क्योंकि आप इस बात को समझो, सेंटर ऑफ मास इधर लाई नहीं कर सकता, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इवन इधर भी लाई नहीं कर सकता। क्यों? इस लाइन के सारा मास इधर पड़ा है, सेंटर ऑफ मास इधर भी लाई नहीं कर सकता, इस लाइन के उधर, सेंटर ऑफ मास इस लाइन के इधर भी लाई नहीं कर सकता क्योंकि सारा मास इधर पड़ा है। तो सर जब इस लाइन के इधर नहीं लाई कर सकता, इसके इधर नहीं लाई कर सकता, इसके इधर नहीं लाई कर सकता, इसके इधर नहीं लाई कर सकता, बचा कौन सा एरिया? फिर तो शेडेड पोर्शन ही बचा, एनक्लोज्ड एरिया, तो यही लाई करेगा। अब कुछ होंगे जो बोले बाउंड्री वाला केस भी तो आएगा, अरे बाउंड्री वाला केस भी नहीं आएगा ना मेरे भाई, इधर मास है तो इधर नहीं है ना, फिर बाउंड्री भी नहीं आएगा, तो तुम बोलोगे फिर तो अंदर ही आएगा, फिर तो ट्रू है ये। हाँ इसके लिए तो ट्रू है, के लिए क्या क्वाड्रिलेटरल तो पॉलीगॉन ही, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल या और कौन सा पॉलीगॉन लेके आओगे? देखा कॉनकेव पॉलीगॉन देखते हैं हम, ये क्या है ये भाई? मैंने कहा यार देखो पतंग वतंग का सीजन है, कुछ इस टाइप के शेप तो देखे ही हो, ऐसा पॉलीगॉन उठा लाए तो इसमें कौन सी क्या चीज है? पॉलीगॉन है क्या ये बताओ तुम, तो है तो सही पॉलीगॉन है सर, उसमें कहाँ कोई तकलीफ है? तो मैंने कहा यार बताओ अब इस वाली लाइन के इधर इधर लाई कर सकता है क्या? नहीं। इस वाली लाइन के इधर लाई कर सकता है क्या? नहीं। इस वाली लाइन के इधर लाई कर सकता है क्या? हाँ। इसके इधर सारा मास है तो इधर लाई नहीं कर सकता, इस लाइन के इधर सारा मास है तो उधर लाई नहीं कर सकता, लेकिन इस लाइन के इस तरफ लाई कर सकता है क्योंकि इस लाइन के इधर भी कुछ मास है और उधर भी कुछ मास है। सर लेकिन इधर मास है तो इधर, अरे इधर से थोड़ी ना ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस एक्सिस पे तो मास को इधर होना, तो थोड़ा सा उधर हो जाए उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां देखोगे इस लाइन के इधर मास है इधर भी मास है, तो यहां बिल्कुल लाइन के इधर भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इधर ही होगा, ये नहीं कह रहा हूं कि वो इधर ही होगा, अंदर होगा ही नहीं, अरे भाई अंदर भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल होने को वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इवन यहां भी हो सकता है, बट दिस पॉइंट अगर वो यहां पे हो गया तो फिर ये एनक्लोज्ड एरिया के अंदर लाई नहीं कर रहा है ना। तो यहां पर आप एक बात लिख लेना, सेंटर ऑफ मास कैन ऑल्सो लाइज विद इन दिस ग्रीन रीजन, ऐसा नहीं बोल रहा मस्ट लाई, कैन ऑल्सो लाई इन दिस रीजन, रीजन की स्पेलिंग की गारंटी हम, है ना। अब ऐसा मत सोचना यहाँ मास भरा, मास नहीं भरा है भाई, ये ग्रीन रीजन में खाली है, तो उसके बाहर भी वो लाए कर सकता है। आई क्या बात समझ में? हटा ही देता हूँ, नहीं यार पता है वो, पता लगे तुम्हें मास समझ, बस ये ध्यान रखो वो यहां भी लाए कर सकता, बाहर भी लाए कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझते हुए चलना है चीजों को। तो अभी क्या करें, टाइम देखें सबसे पहले, तो पता लगे सर टाइम निकल गया, ये हो गया वो हो गया, टाइम देख लेते हैं कितना टाइम निकल गया। अभी 1 घंटा और 13 मिनट हुए, है ना। चलो फिर 2 सवाल कर लेते हैं, ज़्यादा हम करेंगे नहीं, है ना, और बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो पहला, क्योंकि जनरली अपन रखते ही कि यार पहला लेक्चर तो थोड़ा सा सिंपल ही रखा जाए, बाकी देखेंगे हम किसमें, नेक्स्ट क्लास में। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको दिया गया है एक स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम डायमीटर। तो आपको यहां पर क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड कितनी है ए, और एक आपके पास क्या है डिस्क की डायमीटर भी कितनी है ए, और आपसे पूछ रहा है कि दोनों को टच करते हुए एक दूसरे से चिपका के ऐसा कुछ रखा है, और आपसे कह रहा है कि मास पर यूनिट एरिया फॉर द 2 प्लेट्स आर सेम, दोनों का यूनिट एरिया का मास जो है वो सेम है। मास पर यूनिट एरिया से क्या मतलब होता है? मास पर यूनिट एरिया से मतलब होता है टोटल मास अपॉन एरिया। भाई इसका एरिया अगर ए है और टोटल मास एम है, यूनिट एरिया पे कितना मास आ जाएगा? एम बाय ए, तो वो सेम है, तो इसको बोलेंगे मास डेंसिटी। कौन सी मास डेंसिटी होगी? ये सरफेस मास डेंसिटी हुई कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ दैट थिंग, है ना। तो ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डिस्क है और वो स्क्वायर है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम कह रहे हैं एरिया पे बात कर रहे हैं,
ठीक है। 3 डायमेंशनल होता तो वॉल्यूम पे बात करते, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर होता तो मास पर यूनिट लेंथ की बात करते। तो मास पर यूनिट एरिया इसका ये है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल रहता है उसका जनरली ऐसा नहीं कि सिंबल जो है ये याद ही रखना है, जनरली ये सिग्मा यूज किया जाता है। इसको भी सर सिग्मा बोलते हैं, ये भी सिग्मा है ना। तो इसको समेशन नहीं बोल सकते, जैसे आपने समेशन को सिग्मा बोल दिया था तो इसको समेशन नहीं नहीं नहीं, इसको सिग्मा ही बोलेंगे। सिग्मा क्या बोलेंगे हम इसको? सिग्मा है अपने पास सरफेस मास डेंसिटी। इसको सरफेस मास डेंसिटी क्यों बोल रहे हो यार? देखो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जनरली मास डेंसिटी से हम समझते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां इसके आगे सरफेस लगा दूंगा तो समझ जा रहा है कि भाई मास इस बार सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सरफेस का वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, उसका तो एरिया ही हो सकता है, वो क्योंकि वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो मास अपॉन एरिया, ये आपके पास सिग्मा हो जाएगा। अच्छा, तो सर इसका मतलब आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे होंगे फिर कि जो ये डिस्क है अपनी, इस डिस्क का जो मास आएगा तो हर 1 मीटर, ध्यान से सुनना, हर 1 मीटर स्क्वायर पे, हर 1 मीटर स्क्वायर पे कितना मास है? सिग्मा। कितना मीटर स्क्वायर है ये डिस्क? ये है पाई आर स्क्वायर, आर है a/2। तो 1 मीटर स्क्वायर पे इतना मास, तो इतने मीटर स्क्वायर पे टोटल मास ही हो जाएगा। जैसे कि एक डेरी मिल्क चॉकलेट अगर 5 रुपए की आती है, अगर आती होगी तो 10 कितने की आएगी? 5 इंटू 10। 20 कितने की? 5 इंटू 20। 50 कितने की? 5 इंटू 50। तो एक का अगर प्राइस पता है तो एक्स का प्राइस मैं बता सकता हूं। तो यूनिट एरिया का अगर मास पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना मास है, तो टोटल जितना भी मीटर स्क्वायर होगा उसका मास निकाला जा सकता है। फिर तुम कहोगे फिर तो ऐसे तो ये स्क्वायर प्लेट का भी हम एकदम खींच देंगे मास। मास ऑफ स्क्वायर प्लेट इज व्हाट? इट इज सिग्मा इनटू ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लेट का एरिया। मैंने कहा और तो क्या, कुछ कोई तकलीफ थोड़ी ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ऐसे ही करेंगे तो अब बात आती है सेंटर ऑफ मास निकालना है अपने को। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? एक तो तुम खुद से ट्राई कर लो, है ना, पॉज करके। तो भाई मेरा तो ये कहना है कि हमें तो ये पता ही है कि इसका सेंटर ऑफ मास, या देखो ये अपना जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो किस खुशी में मैंने कहा यार ऊपर जैसा मास वैसा ही नीचे मास। अच्छा, तो ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो कहां है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इस वाले एक्सिस के इधर तो क्या है, इधर डिस्क है और उधर स्क्वायर है, तो यहां नहीं है सिमेट्री, ओनली इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। ऊपर आधा डिस्क, आधी डिस्क नीचे, आधा स्क्वायर ऊपर आधा स्क्वायर नीचे, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लाए तो इसी लाइन पे करेगा। अच्छा, अब मुझे ये भी पता है फिर वो उसमें, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा इसके सेंटर पे, और इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास आएगा इसके सेंटर पे, है कि नहीं? दिख रहा है ना? ये ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक तो दिखना चाहिए। यहां आएगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं यही कह रहा हूं, इसको ऐसा ना मान करके आप ऐसा मान लो, एक मास इधर पड़ा है, इसको मैं कह देता हूं m1 और इसको मैं कह देता हूं m2। एक मास पड़ा है यहां m1, दूसरा मास पड़ा है यहां m2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये a/2, ये भी a/2, तो ये आ जाएगा a। और अब आपको डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब यहां ओरिजिन मानो तो इससे डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है कि वो r1 कितना आएगा, वो आ जाएगा m2a अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे मत बोलना कि सर ये कैसे निकाल दिया, कैसे, क्या आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कैसे लिख दिया? अरे भाई फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। इसको ओरिजिन मानना तो इसका कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, तो m2a अपॉन m1 प्लस m2। तो आप कुछ नहीं करना, बस m2 की वैल्यू उठा के पटकनी है। m2 मतलब सिग्मा a स्क्वायर और ये a, और इधर m1 और m2 की वैल्यू रखनी है, तो सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 4 प्लस सिग्मा a स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, सिग्मा 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 कट जाएगा, और ये अपने पास आया कितना? 4। गड़बड़ हो गई ना, हाँ एक ए एक्स्ट्रा लिख, तो यह आ जाएगा 4a अपॉन पाई प्लस 4। कहीं कोई गड़बड़ हमने अगर नहीं करी है, बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा। तो 4a अपॉन पाई प्लस 4 चल जा रहे क्यों नहीं? ये वाला जो है ए ऑप्शन आपका आ जाए, सिंपल सा तरीका हो जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
लास्ट सवाल की। तो आज का जो है लास्ट सवाल, क्या कहा गया इस लास्ट सवाल में? 5 होमोजीनियस ब्रिक्स, 5 ईंटें हैं, रॉड्स कह दो, ईटना अच्छा लग रहा हो तो रॉड कह दो। 5 रॉड है, ईच ऑफ लेंथ L आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड विद रेस्पेक्ट टू द वन इन कॉन्टेक्ट बाय L/5। ये ब्रिक है तो अगली को थोड़ा सा आगे रखा तो कितना डिस्टेंस है? ये L/5। ये डिस्टेंस कितना है? L/5। ये भी L/5, ये भी L/5। मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए, ये डिस्टेंस आपके पास है 2L/5, और कुल मिला के बात की जाए, ये जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है L/5। ये आपका जो है डिस्टेंस दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि भाई बताओ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। बाकी आपको अगर वाई कोऑर्डिनेट भी बताना होता तो आप बता सकते थे, अगर आपको डिस्क इन रॉड्स की विड्थ पता होती तो, क्योंकि सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो इधर ही आ रही है, तो कहीं यहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट इधर से निकल जाता। मान लो अगर डिस्क बोल रहा हूं मैं, सॉरी, रॉड्स की थिकनेस टी है, तो टी प्लस टी प्लस टी बाई टू, तो 2t प्लस टी बाई टू मतलब 5t/2 जो है आपका पोजीशन आ जाता। अब कैसे करेंगे सॉल्व? एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, तो आपको यहां पे बता रखा है कि ये ओरिजिन है भाई, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे इसका मास और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा L/2। बोलोगे सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखे? मैंने कहा यार इसका ये वाला हिस्सा कितना सरका हुआ है? L/5। तो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये डिस्टेंस आपने L/2 कही है, इसका जो ये डिस्टेंस आएगा ये भी तो L/5 सरका हुआ होगा। मतलब इसका जो पोजीशन है वो कितना आएगा? वो आएगा L/2 प्लस L/5। नहीं क्या? ये L/2 पे था, ये डिस्टेंस भी L/2 है और ये L/5 है, तो L/2 प्लस L/5, M L/2 प्लस L/5। ऐसे ये दोनों का कोऑर्डिनेट सेम जगह है क्या? हाँ है, तो इंटू 2 कह दो, क्योंकि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। सर ऐसे तो फिर यार इसका और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो मैंने कहा कह दो 2, फिर क्या दिक्कत है? सर पहला दूसरा और तीसरे चौथे, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला दूसरा और चौथा पांचवा, इसकी बात हो गई, बीच वाला रह गया। मैंने कहा बीच वाले को क्यों छोड़ रहे हो भाई? बीच वाले को भी लिख दो। उसका मास, उसका सेंटर कितनी दूरी पे? उसका सेंटर L/5 और आगे चले जाओ, मतलब ये वाली जो दूरी ये कितनी है? L/5 प्लस L/5 प्लस L/2, ये है 2L/5 और ये L/2। लिख दो भाई 2L/5 प्लस L/2 अपॉन टोटल मास, जो कि कितना आ जाएगा? 5m। तो m ये कट जाएगा और सॉल्व कर कुरा के जो भी तुम्हारा रिजल्ट आए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का मामला होता है यहीं पे समाप्त। अब हम बाकी अगली क्लासेस में जो देखेंगे वो पूरा प्योर डेरिवेशन है, प्योर डेरिवेशन, जिसमें हम रॉड, डिस्क, रिंग आधी डिस्क, आधा स्फीयर, हॉलो, सॉलिड, कोन, हॉलो, सॉलिड, इन सब के सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे। इन सब के सेंटर ऑफ मास कैसे। तो अगर आपको ये समझना है अगला लेक्चर, तो मैं जस्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार डेरिवेशंस देख के आए, है ना? मैंने देख के आने को बोला है, ठीक है? अच्छा, आप किसी को अगर डेरिवेशंस आते हैं तो भैया लेक्चर मत करना अटेंड कल वाला, है ना? या एक बार देख लेना, क्या पता कुछ नया अप्रोच मिल जाए तुम्हें। बाकी आपको करना क्या है? जस्ट डेरिवेशन देख के आने। देखने का मतलब सिर्फ देखना है, देखने का मतलब ये नहीं कि तुमको समझना है, बस देख के आ जाना क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो देखने का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने एक पेज पढ़ा, एक पेज में कुछ चीजें लिखी होंगी, ठीक है? तुम क्या किए? तुम जस्ट वो जो चीजें लिखी हुई है या जो डेरिवेशन दिख रहा है उसको तुमने एक बार रीड करने की कोशिश करी। मान लो तुमने सेमी सर्कुलर डिस्क का डेरिवेशन देखा, रिंग का देखा, तुमने देखा और तुमको देख के वो एक्सप्रेशन देख के कुछ समझ नहीं आया, और कुछ नहीं तो बस रिजल्ट रिजल्ट देखाना कहां पर वो लाए करता है। जस्ट रिजल्ट रट के आ जाना कि कहां कहां वो सेंटर ऑफ मास लाए करता है। जैसे रॉड का आता है मिड में, हेमिस्फीयर का हॉलो हेमिस्फीयर है वो आता है R/2 पे, 3R/8, 4R/3 पाए, 2R/पाए, ऐसे अलग अलग रिजल्ट दिखेंगे।
तो वो याद करके आ जाना, बस इतना सा करके आ जाना, रिजल्ट याद करके आ जाना, बाकी डेरिवेशन नहीं, रिजल्ट याद करके आ जाना, बाकी काम हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।